हेलो स्टूडेंट, हम जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम डबल साल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम टर्मिनोलॉजी पढ़े हैं। टर्मिनोलॉजी के बाद हमने पढ़ लिया है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद उसके थ्योरीज। तो थ्योरी में आपको तीनों थ्योरी बता दिया गया है। पहला नंबर आपका वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ये क्या होता है इसके बारे में बताया गया। दूसरा आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन वर्णन किया गया है। और तीसरे नंबर पर हम अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या रिप्रेजेंट करता है, आयनिक नेचर रिप्रेजेंट करता है केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच में या उसके मध्य में। और इसको आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने डी सेंट्रल एटम के डी कक्षक का स्प्लिटिंग पढ़े थे। तो मतलब किस प्रकार केंद्रीय परमाणु का डी कक्षक स्प्लिट होकर दो सेटों में डिवाइड होता है। एक सेट की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, और एक सेट की ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके बाद आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सों या ऐसे आपके एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करें जिसमें उस केंद्रीय परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। जब केंद्रीय परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंख्या संख्या 6 होता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेंट्रल एटम कहाँ पाया जाता है, लाई सेंट्रली इन द सेंटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन। एंड उसके जो 6 लिगैंड होते हैं वो कहाँ ऑक्यूपाई होते हैं, उसके ऑक्टाहेड्रॉन के 6 कोनों पर पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं द सेंट्रल एटम विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 represent octahedral geometry. In octahedral geometry, the central atom lies centrally and the 6 ligand occupy on the 6 corner of the octahedron with at angle of 90 degree. इनके बीच में जो कोण पाया जाता है वो 90 डिग्री का होता है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रली होता है। कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इसका हम जो है को आपका ऑक्टाहेड्रल का शेप हम ड्रा कर देते हैं। इसको आप लोग ड्रा कर लीजिएगा। तो ये आपका ऐसे देखिए बनाएगा, बहुत सिंपल तरीके से बनता है। हम प्लस साइन बनाते लेते हैं, प्लस साइन हम बना लेते हैं। ऐसे बनाइएगा, फिर ऐसे बनाइएगा। यहाँ हम एक्स डायरेक्शन कर देते हैं। अब इसी के बीच में ऐसे इसको हम क्या कर देते हैं, वाई डायरेक्शन, और इसको क्या कर देते हैं, जेड डायरेक्शन। तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने खींच लिया। अब इसी कोऑर्डिनेट्स पर थोड़ा दूरी पे एक्स पे यहाँ पर गोला बना दीजिए, जेड पर यहाँ पर गोला बना दीजिए, और फिर इसी के इस लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर भी आपको गोला बना दीजिए। ऐसे जेड के जो दूरी पर ही क्या कराना है, हमको गोला बना दीजिए। और वाई डायरेक्शन पे थोड़ा अंदर नज़दीक कर दीजिए, यहाँ पर एक गोला और एक गोला आप यहाँ बना दीजिए। ये देखिए कितने कार्नर्स हमने गोला बना दिया, 6 हो गए, 2 इस पर 2 इस पर 4 और 2 यहाँ पर 6। अब हमको सेंटर में क्या करना, कह रहा है कि इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेंट्रल एटम कहाँ पाया जाता है, सेंट्रली। तो यहाँ पर लगा देते हैं एम प्लस कोई सेंट्रल एटम, एम के स्थान पर कोई भी सेंट्रल एटम हो सकता है। और जनरली क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, लिगेंड्स है। अब इनको हम डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देते हैं। जो आपके कार्नर के हैं इनको एक साथ डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। तो ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से इनको मिलाइए। इसको यहाँ डॉटेड लाइन से मिलाइए, फिर इसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, फिर इसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। ये देखिए क्या बन गया, लगभग स्क्वायर का आकार ले लिया। अब स्क्वायर को इससे, इस डॉटेड लाइन को इसको मिलाइए, इसको इससे मिला दीजिए,
और इसको इससे मिला दीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। यानी मतलब ईच जो आपके यहाँ पर क्या है, ए भी लिगेंड 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 है। अब कितने लिगेंड हो गए, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 लिगेंड हो गए और ईच लिगेंड पे 4 डॉटेड लाइन देख लीजिए, मिला लीजिए, 4 डॉटेड लाइन आपका प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो गया ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। अब कब प्राप्त होता है, विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री विद कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो केंद्रीय परमाणु आपका कैसी ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टाहेड्रल, जो दिया गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। पहले इसको ड्रा कर लीजिएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। तो एक बार फिर दोबारा इसको सुन लीजिए। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम कहाँ पाया जाता है, लाई सेंट्रली, मतलब इस ऑक्टाहेड्रॉन के सेंटर पर होता है। और इसके जो 6 लिगेंड होते हैं, तो कहने का मतलब 21 प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ML6 टाइप कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है, ML6। M क्या है, सेंट्रल मेटल है, और L क्या होता है, लिगेंड। तो ये बनाता है ML6 टाइप। तो इस ML6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में M कहाँ पाया जाता है, सेंटर में, किसके, ऑक्टाहेड्रॉन के। एंड 6 लिगेंड कहाँ आपको पाए जाते हैं, 6 कॉर्नर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन। अभी एक चीज़ बताया गया था कि प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। या इसी का एक सिंपल प्रारूप हम दे देते हैं, ऐसे बना सकते हैं हम इसको भी। ये सिंपल प्रारूप है। तो यहाँ M सेंटर में हो जाएगा, MN+। अब ऐसे इसको मिला दीजिए। देखिए वही स्ट्रक्चर आपका है। देखो स्क्वायर जो बन रहा है, इसको इस प्रकार हमने के लिए। अब क्या कह रहा है, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे। एक प्लेन के ऊपर हो गया डॉट डॉट, एक प्लेन के नीचे। अब यहाँ भी L, 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 यहाँ भी L। अगर इसको ऐसे हम डॉटेड लाइन से मिला दें तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर ये भी प्राप्त हो जाएगा। एक दूसरे के सबको अगर हम जोड़ देते हैं, इसी प्रकार ये भी स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म किसका है, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। चाहे ये स्ट्रक्चर ड्रा करिए, चाहे ये, बोथ आर ट्रू, दोनों के दोनों सही है। अगर इसको डॉटेड लाइन ऐसे मिलाएं, अगर इसको इसको इससे, इसको इससे, इसको फिर इससे, फिर इसको इससे, ऐसे मिलाएंगे तो फिर यही स्ट्रक्चर फिर प्राप्त हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो सिंप्लीफिकेशन में इस प्रकार, अगर इस प्रकार आप ज्योमेट्री दिखाना चाह रहे हो ओरिजिनली, तो इस प्रकार आप ज्योमेट्री को ड्रा कर सकते हैं। अब इसी में क्या देखना है हमको कि कह रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसके पहले आपको स्प्लिटिंग बताई गई थी d ऑर्बिटल की। जो सेंट्रल एटम के d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, वही आपका होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे, फिर एक बार हम दोबारा फिर उसको ड्रा कर देते हैं। तो इस स्प्लिटिंग इसका भी होगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप लोग ड्रा कर लीजिएगा। ये आपका स्प्लिटिंग सेम टाइप आप जैसे पहले पढ़े थे वैसे ही होगा। यहाँ से हम क्या बनाएंगे, उसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जो सेंट्रल एटम होता है उसके d कक्षक में, d ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं। क्या नाम होगा, सेम कंडीशन, dxy, dyz, dzx। और इसका हो जाएगा dx² माइनस y² dz²। अब फिर ये क्या होता है, जब लिगैंड इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है तो इसके पांचों डी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, समान नहीं होती है, क्योंकि ये सब कक्षक अपने इंटरएक्शन अवस्था में आ जाते हैं।
किसके बीच में? सेंट्रल एटम एंड लिगेंड के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dxy फिर होगा, dyz फिर होगा, dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। एक कक्षक सेम टाइप ही बनेंगे। इसे क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। इसे नाम दिया गया था स्टेट फर्स्ट। ग्राउंड टर्म होता है, कैसा होता है? ग्राउंड टर्म, ग्राउंड टर्म ये आपका होता है ये क्या होता है? हाइपोथेटिकल स्टेट। हाइपोथेटिकल स्टेट होता है। हाइपोथेटिकल, जहाँ पर इन पांचों दिक्कतों की ऊर्जा समान नहीं होती। क्या कंडीशन बनता है? मतलब ये स्टेट आपका सेकंड हो जाएगा, जिसे कहते हैं स्टेट सेकंड। यहाँ पर आपका हो जाएगा एनर्जी ई दिखा सकते हो। ग्राउंड टर्म पे आपके डी कक्षक के 5 डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक पाए जाते हैं। ये आपका dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर स्टेट फर्स्ट, इसे कहते हैं ग्राउंड टर्म। फिर आपको क्या होता है? लिगेंड इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है, तो इसे कहते हैं हाइपोथेटिकल स्टेट, जहाँ पर इन पांचों डी कक्षों की ऊर्जा समान नहीं होती है। फिर अगेन क्या होता है? इनके बीच में, मतलब लिगेंड और सेंट्रल टर्म के बीच में वैद्युत आकर्षण बल कार्य करने लगता है। फलस्वरूप एक 2 भागों में, इसी का डी कक्षक 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक की एनर्जी क्या होती है? लोअर होती है, जिसे हम नाम देते हैं T2G, और एक 2 कक्षक क्या होते हैं? इसकी एनर्जी हाई होती है, इसे नाम देते हैं EG। अब ये आपका हाइपोथेटिकल स्टेट का अवस्था है, जहाँ पर यहाँ से यहाँ की एनर्जी जो आपकी +6 dq है, और यहाँ से यहाँ की आपकी -4 dq, ये पहले भी लेक्चर में बताया गया था। और टोटल जो एनर्जी आपका गैप होता है वो 10 dq है, 10 dq है। ये पूरे दोनों सेट के, इसे कहते हैं स्टेट थर्ड। और स्टेट थर्ड क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ये स्टेट थर्ड आपका बनता है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ, नीचे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अष्टफलकीय संकुल यौगिक में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किसका? डी कक्षक का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है। अब यहाँ पर एक बार दोबारा समझ लीजिए, जो हमने पैटर्न इसके पहले डी ऑर्बिटल का पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन जनरल वे में, तो जो आपका जनरल वे में होता है वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है। तो इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब आपका एटम अकेला होता है, सेंट्रल एटम अकेला होता है, तो इसके 5 डी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। जब यही सेंट्रल एटम लिगेंड इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है, तो इनके जो 5 डी कक्षक होती हैं, इनकी ऊर्जा समान नहीं होती। क्यों नहीं होता है? कि इनके जो आपके लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में इंटरैक्शन होता है, फलस्वरूप इनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इस वैद्युत आकर्षण बल कार्य करने के कारण इसका डी कक्षक क्या होता है? 2 सेटों में डिवाइड होता है, जिसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और एक सेट की ऊर्जा कम होती है, एक सेट की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या हम लिखते हैं कि जो आपका dxy, dyz और dzx, और ये क्या होता है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये आपके कक्षक होते हैं। तो जो आपके T2G कक्षक होता है, टोटल T2G इक्वल टू क्या होता है? कंटेन्स 3 ऑर्बिटल, कौन कौन? dxy, dyz और dzx। ये होता है ट्रिपली डी जेनरेट
डीजेनरेट, ट्रिपली डीजेनरेट होता है। और ईजी जो है 2 कक्षक कंटेन करता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। और ये क्या होता है, डबली डीजेनरेट होता है, डबली डीजेनरेट होता है। ट्रिपली एंड डबली डीजेनरेट कक्षक आपके होते हैं किसके, आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। मतलब जिसकी ऊर्जा हाई होती है वो डबली डीजेनरेट होता है और जिसकी ऊर्जा कम होती है वो ट्रिपली डीजेनरेट होता है। तो ये आपका 10 DQ क्या है, एनर्जी पैरामीटर बिटवीन द 2 सेट्स। 2 सेट्स कौन है, एक आपका T2G और एक आपका EG। तो T2G सेट की ऊर्जा क्या होती है, लो होती है, और EG सेट की ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इसी के अंतर्गत हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये क्या होता है, द एनर्जी स्टेबलाइज्ड बिटवीन द 2 सेट्स कॉल्ड एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसी के अंतर्गत हमको स्प्लिटिंग पढ़ना है। और स्प्लिटिंग कैसे पढ़ना है, इसी के अनुसार हमको क्या निकालना है, इसके पहले हमने पढ़ा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन का भराव। तो इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे करते थे, वो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने में या इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने में, इस सब में क्या था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अनेबल था। लेकिन हम CFT के अनुसार इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने में क्या होता है, बहुत ही सहायक होता है। तो ये CFT इसके लिए वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अनेबल टू एक्सप्लेन द कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन आपका CFT क्या होता है, कैलकुलेट द, मतलब वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, CFSE, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी CFSE या कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ज्योमेट्री तो ही बनेगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। लेकिन इस 6 से 2 प्रकार के आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक कॉम्प्लेक्स बनता है लो स्पिन और एक कॉम्प्लेक्स बनता है हाई स्पिन। तो जो लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ये CFT वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का एक्सप्लेनेशन करने में सक्षम नहीं होता। इसके पहले आपको इसकी वीकनेस या कमियां बताई गई थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन बताया गया था। तो अब यहाँ पर क्या पढ़ना है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अभी इसके पहले स्पेक्ट्रम में बताया गया था डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल का। तो इसी में क्या, इसे मान लीजिए एनर्जी हमने बैंड दिया और अभी आपको दिखाया गया कि ए सेट क्या 2 भागों में डिवाइड होता है, ऐसे दिखाया गया था। एक की ऊर्जा क्या है आपका 2 T2G और एक क्या आपका था EG ऑर्बिटल। इसमें कितने कक्षक होते हैं, 3 DXY DYZ DZX। इसमें कितना होता है, 2 कक्षक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर। ये आपको इसके पहले स्प्लिटिंग में बता दिया गया था। इसका एक छोटा हम डायग्राम केवल लेते हैं, ये आपका स्प्लिटिंग हो गया। अब यही स्प्लिटिंग क्या है, ड्यू टू द लिगैंड इन्वायरमेंट द d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम स्प्लिट ए सेट ऑफ एनर्जी called as the crystal field splitting, and the energy stabilized to the splitting of this orbital called as the stabilization energy।
इसी को क्या नाम देते हैं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इस स्टेबलाइजेशन एनर्जी को संक्षिप्त में क्या कहते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, मतलब CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये आपका बराबर होता है, अब इसको EG दिया गया तो मान लेते हैं एक फार्मूला आपका है, उसमें कितनी वैल्यू एक दी गई थी, यहाँ से ये आपका हाइपोथेटिकल स्टेट बताया गया था, और यहाँ से आपकी एनर्जी थी +6 DQ की, और यहाँ से यहाँ पे होगा आपकी -4 DQ की है। अगर सिंपल इसको 10 से हम डिवाइड करें, इसका 0.6 हो जाएगा, इसका 0.4 हो जाएगा। 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.6 एंड 0.4। तो यही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन का भराव क्या, क्योंकि ये लोअर एनर्जी टर्म हो गया, क्योंकि अभी आप इसके पहले बताया गया था इसकी ऊर्जा क्या होती, कम होती, कहाँ से, ये हाइपोथेटिकल स्टेट है। इस हाइपोथेटिकल स्टेट से इसकी ऊर्जा लोअर बताई गई थी, कमी बताई गई थी, इसलिए क्या आएंगे, लोअर एनर्जी टर्म। और इसका क्या बताया गया था कि इस हाइपोथेटिकल से इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे कहते हैं हाई एनर्जी टर्म। एक हो गया हाई वाला कौन हो गया, EG। एक क्या हो गया, T2G, लोअर एनर्जी टर्म। तो हुंड का नियम क्या पढ़े, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरता है, या आब्बा प्रिंसिपल क्या पढ़े हो, इन सब का फॉलो करता है कि मतलब पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में फिलअप होगा, तब उसके बाद जाएगा हाई एनर्जी लेवल में। तो उस रूल का फॉलो करते हुए हम एक फार्मूला यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, इसमें। तो ये आपका यहाँ लिखिएगा 0.4 इंटू T2G का पावर रियल प्लस 0.6 इंटू EG का पावर m। देखिए माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा, और यहाँ पर जाएगा डेल्टा ऑक्टा, क्योंकि इसके लिए जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ बताया था डेल्टा ऑक्टा इक्वल टू 10 DQ बताया गया है। दोनों के बीच में जो एनर्जी स्टेबलाइज्ड हुआ है, द एनर्जी स्टेबलाइज बिटवीन द टू सेट्स कॉल्ड एज द स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इन दोनों बीच की ऊर्जा का गैप कितना था, या ऊर्जा कितनी पाई जाती है, 10 DQ की। ये किस केस में है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सों के रूप में। डेल्टा क्या है, एनर्जी है बिटवीन द टू सेट्स। तो ये इसी क्या होगा, डेल्टा ऑक्टा से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये डेल्टा ऑक्टा का मल्टी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, T2G, L का मतलब क्या है, L बराबर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, m क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, वेयर L इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, m बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। और डेल्टा ऑक्टा इन ऑक्टाहेड्रल केस में है कितना, 10 DQ। ये पैरामीटर आपका लिख दिया गया। अब इस पर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। किस कॉन्फ़िगरेशन में, इसी फार्मूले का यूज करके हमको निकालना है CFSE इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D कक्षक होते हैं, और D कक्षक में कुल कितने कक्षक पाए जाते हैं, 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। और एक कक्षक 2 सेट में डिवाइड हुआ है, तो 2 सेट वो कौन से डिवाइडेशन हुआ है, ऐसे इसको चेंज किया गया है, या इसी को ऐसे करके कर दिया गया है। एक कक्षक क्या होता है, ट्रिपली डिजनरेट होता है, और एक सेट क्या होता है, डबली डिजनरेट होता है, जैसा कि इसमें आपको दिखाया गया। ये डबली डिजनरेट हो गया, मतलब इसे कहेंगे EG, और इसे क्या नाम देंगे, T2G। तो T2G में कितने कक्षक होते हैं, 3, और EG में कितने होते हैं, 2 कक्षक। तो इसकी ऊर्जा कम होती है, तो इसी को देखिए डिजनरेट हुआ। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके D1 से लेकर D10 तक, क्योंकि D कक्षक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आपके। 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, D में। तो
तो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन आपके डी में पाए जाएंगे। तो हम 1 से लेकर 10 तक की हम गणना कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे D1। जब हम करते हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब कोई ऐसा आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो जो D1 कॉन्फ़िगरेशन दे, D1 मतलब D में केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो स्प्लिटिंग कहाँ से दिखाएंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे करेंगे। इसमें हो जाएगा, देखिए ग्राउंड टर्न पर ही 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। ये इलेक्ट्रॉन चाहे इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, ये तो हम अपर लेवल के क्लास का है, लेकिन हम यहाँ पर केवल CFSE निकालने की गणना कर रहे हैं। तो इसमें भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, क्योंकि इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान है। तो समान रूप से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू हुंड, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पर 1 किसके लिए हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द T2g ऑर्बिटल। अगर इस फार्मूले का हम प्रयोग करें, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा सभी, अगर इस फार्मूले का हम प्रयोग करें तो हमको क्या मिलता है, CFSE इसी गणना करनी है फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन में। अब इसी फार्मूले का प्रयोग कर दें तो CFSE ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस यहाँ पर 0.4 इंटू T2g का पावर L, सेम फार्मूले ले लेते हैं, T2g का पावर L प्लस 0.6 इंटू EG का पावर M, और पूरे का मल्टीपल होता है डेल्टा ऑक्टा। ये आपका फार्मूला हमने यहीं से लिया है। अब यहाँ पर रखेंगे हम वैल्यू माइनस 0.4, कितने इलेक्ट्रॉन हैं T2g L में कितने इलेक्ट्रॉन आया, 1 है, तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन आया। इसके लोअर वाले में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, चाहे यहाँ भरे चाहे यहाँ चाहे, क्योंकि इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है अकॉर्डिंग टू हुंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें मल्टीपल कितने कर देंगे, 1 से। अब प्लस फिर क्या लिखा गया है, 0.6 है। इस EG कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस D1 कंडीशन में EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीपल 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डेल्टा ऑक्टा। अब यहाँ पर करेंगे तो माइनस 0.4 इंटू आ जाएगा डेल्टा ऑक्टा के, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 0.4 इंटू 10dq, क्योंकि डेल्टा ऑक्टा की वैल्यू कितनी है, 10dq है। अगर इसको रख देंगे तो आ जाएगा माइनस 4.0 dq। यही आपकी हो गई इसकी CFSE। क्या हो गया, CFSE। अब निकालते हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन का। सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, D2 कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम ड्रा करते हैं, ऊपर लिखा गया फार्मूला। अब इसी में D2 कर देते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स आपका हो, अगर वो D2 कॉन्फ़िगरेशन में हो, D में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ भराव करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो एक तो पहले भरा गया है, दूसरा यहाँ भर देते हैं, सेम कंडीशन हो जाएगा। तो CFSE क्या हो जाएगा D2 के लिए, D2 के लिए CFSE बराबर हो जाएगा, CFSE बराबर, ये D1 के लिए था, D1 CFSE, D2 CFSE। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 0.4 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि D में कितने इलेक्ट्रॉन, T2g में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 से। अब सीधा कर दें फार्मूले का यूज़ करके, यहाँ L की वैल्यू हम 2 रख दे रहे हैं, और प्लस क्या हो जाएगा 0.6 इंटू, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, कोई नहीं, इसलिए करेंगे 0, यहाँ हो जाएगा डेल्टा ऑक्टा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 0.4 इंटू 2, और इसका मान 0 है, तो इतना हो जाएगा डेल्टा ऑक्टा। तो हो जाएगा माइनस 0.8 और इंटू हो जाएगा 10dq, और बराबर हो जाएगा आपका माइनस 8.0 dq। ये आपका हो गया इसकी वैल्यू, D2 के लिए माइनस 8 dq हो गया। अब D3 कर देते हैं, तो D3 कंडीशन में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। पहले लोअर में ही भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो D3 में हो गया। तो D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE बराबर क्या हो जाएगा, D3 CFSE ये बराबर माइनस 0.4 इंटू T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो यहाँ कर देंगे 3, और प्लस क्या हो जाएगा 0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं, यहाँ कर देंगे 0, यहाँ हो जाएगा डेल्टा ऑक्टा। अब यहाँ कितना हुआ, 4 3 12, माइनस
माइनस हो जाएगा 1.2 और प्लस 0 है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा डेल्टा आक्टा के, तो -1.2 इंटू 10 DQ कर देंगे क्योंकि डेल्टा आक्टा मान 10 DQ, तो बराबर हो जाएगा -12 DQ। तो 12 DQ इसकी आ जाएगी, मतलब D1 के लिए -4 DQ, D2 के लिए -8 DQ और D3 के लिए -12 DQ। अब लेकिन जब हम D4 कंडीशन पे चलते हैं तो यहाँ पर आपके दो वैल्यू मिलेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। D4 पे हम चलते हैं। अब D4 का केस क्या होगा इसको ज़रा देखते हैं। D4 पर, D4 पे जब हम जाते हैं तो दो प्रकार का आपका कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अब किस पर निर्भर करेगा? नेचर ऑफ द लिगेंड्स, जो कि आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया गया था। एक बिग फील्ड लिगेंड होता है और एक आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। जब बिग फील्ड लिगेंड होते हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, कह सकते हैं कि मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू हुंड, जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक उसका पेयरिंग नहीं होता। तो यहाँ पर हुंड का रूल यहाँ से यहाँ तक रन करेगा, दौड़ेगा। लेकिन जब हम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आते हैं तो वही थ्योरी इनकी फिर तो पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ तब हायर एनर्जी में आपका जाएगा, तो एक कंडीशन आपका लागू हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम किस पर करते हैं? D4 पे दो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द लिगेंड्स प्रेजेंट इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर D4 में आपके कॉन्फ़िगरेशन एक तो देखिए A मिलेगा, यहाँ पर पेयरिंग कर देते हैं। तो जब पेयरिंग करेंगे तो केस बन जाएगा स्ट्रांग फील्ड। अगर इसका पेयरिंग नहीं करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें। तो दो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हमको प्राप्त होते हैं। तो D4 का बीक लिख देते हैं, D4 बीक, बीक फील्ड का CFC निकालना है हमको। अब दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन देंगे। अगर बीक होता है तो इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन देगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में? 3, तो यहाँ मल्टीपल 3 और प्लस 0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो यहाँ कर देंगे 1 और इंटू हो जाएगा डेल्टा आक्टा। अब यहाँ कितना हो गया? -1.2, यहाँ कितना हो गया? प्लस 0.6 डेल्टा आक्टा। तो यहाँ बचेगा -0.6 और यहाँ हो जाएगा डेल्टा आक्टा और बराबर क्या हो जाएगा? -0.6 इंटू 10 DQ और बराबर हो जाएगा -6.0 DQ। किसके लिए? फॉर D4 बिग फील्ड लिगेंड के लिए। और जब यहाँ D4 सेम कॉन्फ़िगरेशन आप क्या हो? स्ट्रांग। और स्ट्रांग केस में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, यहीं पर पेयरिंग हो जाएगा। यही हमको ध्यान देना होता है कैलकुलेशन के दौरान। तो D4 स्ट्रांग के लिए क्या हो जाएगा? CFSE बराबर आपका हो जाएगा -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 और प्लस 0.6 इंटू 0 इंटू डेल्टा आक्टा। यहाँ पर हो जाएगा -1.6 प्लस 0 और प्लस ये हो जाएगा डेल्टा आक्टा इंटू में, तो यहाँ हो जाएगा -1.6 डेल्टा आक्टा बराबर -1.6 इंटू 10 DQ और बराबर आपका हो जाएगा -16.0 DQ। अब एक कंडीशन और भी देखेंगे, यहाँ पर एक पेयरिंग एनर्जी हो गई, युग्मन अवस्था आ गई, तो यहाँ पर लिखेंगे +1p, +1p एक पेयरिंग एनर्जी है और प्लस इसके साथ साथ 16 DQ एनर्जी मिलती है फॉर D4 स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए। अब इसके बाद बचेगा D5 में भी 2 रहेंगे आपके, D6 में भी 2 रहेंगे, D7 में भी 2 रहेंगे, D8 में 1 बनेगा, D9 में 1 बनेगा, D10 में 1 बनेगा। कहने मतलब 1 2 3 ये किसके इक्विवेलेंट होगा? यहाँ D9 D8 D7। एक कंडीशन आपका बन गया। बाकी कौन जो बच रहा है उसकी डल बिहेवियर आपकी होगी। कौन बच रहा है? 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, 6 बच रहा है। इस कंडीशन में होगा। लेकिन जब D10 कंडीशन आपका बनता है, इसकी CFC क्या होती है?
0 होती है। लेकिन पेयरिंग एनर्जी कितनी होती है? 5 हो जाएंगे, सारे के सारे पेयर हो जाएंगे ना। अगर हम यहाँ D10 लिख दें, अब देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, चाहे वह बिग फील्ड हो चाहे वह आपका स्ट्रांग फील्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, D10 हो गया। अब यहाँ मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया? 2 2 4 2 6, तो 6 और चौके कितना हो जाएगा? 24, 24 से भी आएगा। और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने? 2 2 4 और 4 गुणे में 6 करेंगे, भी 24 आएगा। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका कितनी वैल्यू आएगी? 0 DQ आती है। कब? जब D10 होता है। तो इसको आप लोग करिएगा, जो अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका सलूशन मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।